हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राष्ट्रीय कौशिक आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो कुछ पोर्शन हम लोगों ने पिछली क्लास में अधूरे छोड़ दिए थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक था द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड, जिसमें से हमें करना है द सॉलिड स्टेट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सॉलिड स्टेट के बारे में इतना जानते हैं कि जिसका डिफिनिट शेप हो, एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो और उसकी अपनी एक बाउंड्री हो, मतलब उसका एक खुद का सीमा हो जिसको वो कभी क्रॉस ना करे। तो आइए, जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपको दिया है उसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में है। तो हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं। मुझे ऐसे पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने ऐसा मिमिक्री किया है। तो चलो, जो मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूँ, जो मैं इनबॉक्स में बनाऊँगी, हम उसी एक्टिविटी के बेसिस पे तुम लोगों को बताती हूँ कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो ये जो डब्बा है, इसमें लिखा गया है कि हमें इसके अकॉर्डिंग एक पेन, एक बुक, निडल और लकड़ी का एक स्टिक लेना है, ठीक है। फिर उन सब का एक स्केच हमें नोटबुक पे बनाना है, और उससे उस एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम ये फील कर पाओगे कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसका एक डिफिनिट शेप है और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अच्छा सोचो, अगर हम इन सब पे हैमरिंग करें, उसको खींचें या उसको ऊपर से नीचे फेंक दें, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगी। सोचो ज़रा, और ऑब्जर्व करके बताना कि क्या वो कंप्रेस हो जाएगा या फिर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाए। एंड योर आंसर इज़ अ बिग नो, क्योंकि उनके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम है, उनके अंदर एक बाउंड्री है जो कि वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उनका शेप रिगेन रहता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सॉलिड्स हैं। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर, सॉल्ट, रबर बैंड और स्पंज एंड ऑब्जर्व इट, क्योंकि मैंने ये जो वर्ड्स उठा है वो आपकी एनसीईआरटी से है। अच्छा, हम शुगर या सॉल्ट को जार या प्लेट में लेंगे तो उनमें कोई चेंजेस आएंगी नहीं। रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेगा, और स्पंजेस में कुछ मिनट पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाते हैं और फिर वापस से वो अपने शेप में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे इन सर्कल कर दिया है, जो भी मैंने एग्जांपल्स यूज किए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। सो अपन नेक्स्ट स्टेट इज़ द लिक्विड स्टेट। सो लेट्स नो अबाउट द लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड पढ़ लिया हम लोगों ने, अब लिक्विड के बारे में जानते हैं। तो लिक्विड क्या है? विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। मीन्स अगर हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, विच मीन्स इसके कोई शेप नहीं होता है। और फिक्स्ड वॉल्यूम कहने का मतलब है कि अगर कोई लिक्विड 2 किलो है, उसको हम 4 किलो वाले कंटेनर में डाल देंगे तब भी वो 2 किलो ही रहेगा। और टेंडेंसी टू फ्लो मतलब वो फ्लूइड नेचर की तरह बिहेव करता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दे दिया है, ऑयल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, और आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो लिक्विड नेचर शो करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एनसीईआरटी की स्लाइड अपलोड की, जिसमें मैं आपको इन सर्कल करके जो मैंने अभी पढ़ाया उसका पॉइंट बता देती हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहीं पे एक टर्म दिया गया है एक्वेटिक एनिमल वाला। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पोटेशियम पर मैग्नेट का एक एग्जांपल दिया था, तो उससे रिलेट करके यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट था वो सॉलिड नेचर का था, और जब हम लोगों ने उसको लिक्विड में डाला था तो वो मिक्सअप हो गया था, डिज़ोल्व हो गया था। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, और गैसेस भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवर के लिए गैसेस बहुत ज़रूरी होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल के लिए ब्रीथिंग का काम करती है। सो अपन नेक्स्ट अपकमिंग इज द गैसियस स्टेट। सो लेट्स नो अबाउट गैसियस स्टेट। तो गैसियस क्या है? गैसेस विच हैव इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। मीन्स अगर हम गैसेस को किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप रिगेन कर लेगा। तो इसका मतलब उसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम है ही नहीं और ना ही उसका कोई शेप है।
सो हियर आई एम इंट्रोड्यूस द एनसीईआरटी स्लाइड, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप इन एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हो। सो लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि 3 सिरिंज लो, ठीक है, उसके पिस्टन को आप रबर बैंड से बंद कर दो, जो आगे का कॉर्क होता है उसको आप रबर बैंड से बंद कर दो, और जो पीछे का पिस्टन होता है उसे आप निकाल लो। फिर 3 सिरिंज जो आपने लिया है उसमें एक में आप चॉक डालो, दूसरे में पानी, और थर्ड वाले को यूं ही खाली छोड़ दो, और बाद में आप उसमें पिस्टन डाल के उसको कंप्रेस करो। तो आप तीनों में ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो खाली वाला है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हुआ। तो यहीं से हमारा एक टर्म निकलता है कंप्रेसिबिलिटी का। तो पहले उस कंप्रेसिबिलिटी को जानते हैं कि क्या होता है। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी वो है जिसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं या पुल करें किसी चीज़ को तो वो बहुत ही आसानी से एक छोटा सा मतलब कॉइल्ड हो जाए और बहुत ही आसानी से दब जाए, तो उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस होगा, फिर उसके बाद लिक्विड एंड देन आफ्टर सॉलिड। तो वही हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सीएनजी, एलपीजी और बलून गैस, जो कि हमारे बलून में बलून वाला डालता है। सो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि फ्यूल में यूज़ होता है गाड़ियों में। देन लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे किचन्स में यूज़ होते हैं। और जो बलून गैस होते हैं, जो बलून वाले बलून्स के अंदर डालते हैं। तो ये मिथ है कि उसमें हीलियम होता है, बट ऐसा नहीं है, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड होता है। और एक टर्म आता है डिफ्यूज़न, मीन्स जो कि हवाओं के साथ जल्दी से घुल जाए, डिफ्यूज़ हो जाए। तो इसका एग्जांपल बेस्ट है जब हमारी मम्मा किचन में कुछ खाना बना रही होती हैं तो जो स्मेल्स आती है जो पूरे घर में फैली हुई होती है, तो वो डिफ्यूज़न की वजह से होता है और हमें पता चल जाता है कि वो आज हमारे घर में ये बन रहा है। तो इसी की तरह से हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिए हैं और इसके आगे के लेक्चर्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स को, कहीं वो पीछे ना छूट जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।